एक भिखारी जो शायद हर आने जाने वाले को पहचानता था, गा रहा था, पिंजरे में है बुलबुल उड़ान के गीत गाए, वो गाए गाने जितने भी फिर भी है बंदी हाय। थिया पिंजरे में खुद आई फिर निकल भागना चाहा, ना कोई बचाने आया ना कोई समझ ही पाया। मुझे ज़रा भी अनुमान नहीं था कि यह थिया कौन थी। मैं तो बस इतना जानती थी कि मुझे अतिशीघ्र दूतावास पहुंचकर कार्ल क्रेमर को अपना परिचय देना था। बस वही एक आदमी था जिसे दी हैंग में मैं जानती थी। मैंने रात एक घटिया से होटल में काटी थी, इस डर से कि कोई मुझे पहचान कर भगा ना दे। द हैग में बहुत रौनक और चहल पहल थी। लगता था यहाँ लोग किसी दूसरे ही ग्रह पर जी रहे हो। शायद युद्ध की खबर अभी इस शहर तक नहीं पहुंची थी। वो अटकी थी सीमा पर हजारों शरणार्थियों भगौड़ों के साथ। उनमें फ्रांस के नागरिक भी थे जिन्हें बदले का डर था। बेल्जियम के नागरिक भी थे जो जंग के मोर्चे से दूर जा रहे थे। सबको शायद किसी नामुमकिन हालात का इंतज़ार था। पहली बार मुझे इस बात की खुशी हुई कि मेरा जन्म ल्यूवार्डन में हुआ था और मेरे पास डच पासपोर्ट था। मेरा डच पासपोर्ट मेरा सुरक्षा कवच था। जब मैं अपनी तलाशी लिए जाने की प्रतीक्षा कर रही थी और खुश थी कि मेरे पास सामान नहीं था, तभी एक आदमी ने, जिसे मैं ठीक से देख भी ना सकी, एक लिफाफा मेरी तरफ उछाल दिया। उस पर किसी का नाम लिखा था, लेकिन सीमा पर तैनात अधिकारियों ने यह सब देख लिया था। उसने लिफाफा खोला और पत्र निकालकर फिर उसे वापस रखा और बिना कुछ कहे लिफाफा वापस मुझे लौटा दिया। इसके तुरंत बाद उसने जर्मन सीमा की तरफ तैनात अधिकारियों को पुकारा और उस आदमी की तरफ संकेत किया। फौज का भगोड़ा। तब तक वो आदमी अंधेरे में गायब हो चुका था। जर्मन अधिकारियां उसके पीछे भागा। युद्ध अभी हाल ही में शुरू हुआ था और लोगों ने भागना शुरू कर दिया था। मैंने उस जर्मन अधिकारी को उस आदमी की दिशा में राइफल तानते देखा, मगर उसकी गोली दागने से पहले मैंने अपना मुंह फेर लिया। मैं अपना बाकी जीवन इस विश्वास के साथ जीना चाहूँगी कि वो आदमी बचकर निकल भागा था। पत्र एक महिला के नाम था और मुझे लगा कि उस आदमी ने लिफाफा मुझे यह सोचकर दिया था कि दी हैंग पहुंचकर मैं उसे डाक में डाल दूंगी। मैं यहाँ से निकल जाऊँगा हर कीमत पर, चाहे फिर वो मेरी जान ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर भागते हुए पकड़ा गया तो वो मुझे गोली मार देंगे। लगता तो यह है कि युद्ध अभी शुरू हो रहा है। पहले फ्रांसीसी दस्ते दूसरी तरफ नज़र आए और हमारे कप्तान के आदेश पर तोप के एक ही गोले से साफ कर दिए गए। माना तो जाता है कि युद्ध शीघ्र समाप्त हो जाएगा, पर मेरे हाथों पर तो खून के दाग लग ही गए और मैंने जो किया वो मैं दोबारा नहीं कर सकता। मैं अपनी बटालियन के साथ पेरिस तक मार्च नहीं कर सकता, पर सब में इस बात का उत्साह है। मैं उन जीतों का उत्सव नहीं मना सकता जो हमारी प्रतीक्षा में है, क्योंकि यही सब पागलपन लगता है। मैं जितना अधिक इस बारे में सोचता हूँ उतना ही कम समझ पाता हूँ कि यह सब क्या हो रहा है। कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि मैं जानता हूँ उसका उत्तर किसी के पास नहीं है। लगेगा तो यह अजीब, पर डाक सेवा अब तक बहाल है। मैं पत्र डाक से भेज सकता था, पर जो सुनने में आया है उसके अनुसार सारे पत्र भेजे जाने से पहले सेंसर की प्रक्रिया से गुजरते हैं। यह पत्र मैंने यह कहने के लिए नहीं लिखा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, वो तो तुम पहले ही जानती हो। ना मैंने इसे अपने सैनिकों की बहादुरी की बड़ाई करने के लिए लिखा है। इस सच्चाई को तो पूरा जर्मनी अच्छी तरह से जानता है। यह पत्र मेरी अंतिम वसीयत और मेरी इच्छा पत्र है। यह पत्र मैं उसी पेड़ के नीचे बैठकर लिख रहा हूँ जिसकी छाया में 6 महीने पहले मैंने तुम्हारा हाथ मांगा था।
और तुमने हाँ कह दिया था। हमने शादी की योजनाएं बनाई थी। तुम्हारे माता पिता ने हमारे सब सामान का प्रबंध करने में हमारी सहायता भी की थी। मैंने एक घर ढूंढ लिया जिसमें एक अलग कमरा हमारा पहले पुत्र के लिए था। मैं आज फिर उस जगह लौटा हूँ। 3 दिन लगातार खाइयाँ खोदने के बाद सर से पैर तक मिट्टी और उन 5-6 लोगों के खून से लथपथ, जिनको ना तो मैंने कभी पहले देखा था और ना ही उन्होंने मुझे हानि पहुंचाई थी। वो इसे न्याय युद्ध कहते हैं, जो अपनी आन की सुरक्षा के लिए लड़ा जा रहा है, मानो युद्ध क्षेत्र ही यह तय करने का उचित स्थान हो। मैं इस युद्ध में जितनी भी अधिक पहली गोली चलते देखता हूँ या पहले मृतक के खून की गंध सूंघता हूँ, मुझे यकीन होता जाता है कि इंसानियत इस हैवानियत के साथ कभी भी रह नहीं सकती। मैं पत्र समाप्त करता हूँ क्योंकि मुझे बुलाया जा रहा है, पर जैसे ही सूरज डूबेगा मैं यहाँ से निकल भागूंगा, या तो पोलैंड की ओर या अपनी मौत की। मुझे लगता है कि हर बीतते दिन के साथ जो हो रहा है उसे बयान कर पाने की मेरी योग्यता कम होती जाएगी, इसलिए मैं आज रात की यहाँ से निकलना चाहूँगा और यह पत्र किसी अच्छे व्यक्ति को सौंप दूँगा जो मेरी ओर से इसे डाक में डाल देगा। अपने प्रिय सहित जॉन। मेरे एम्स्टर्डम पहुंचते ही ईश्वर ने कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा कि पेरिस का मेरा एक परिचित केस प्रसाधक वर्दी पहने प्लेटफॉर्म पर खड़ा नजर आया। वो महिलाओं के बालों में मेहंदी लगाने की उस तकनीक की वजह से जाना जाता था जिससे बालों का रंग प्राकृतिक और मोहक नजर आता था। वॉन स्टैन। उसने मेरी आवाज़ की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं और वो तुरंत पलटा और वहाँ से निकल भागा। मैरिस, मैं हूँ माता हरी। लेकिन वो तेज़ी से चलता रहा। मैं गुस्से से भर गई। एक आदमी जिसे मैंने हज़ारों फ्रैंक कभी दिए थे आज मुझसे भाग रहा है। मैंने उसकी ओर चलना शुरू कर दिया और वो और तेज़ चलने लगा। मैंने भी अपनी चाल तेज़ कर दी और वो भागने लगा। एक सज्जन जिन्होंने यह सब देख लिया था उसे वहाँ से पकड़कर रोक लिया। वो औरत तुम्हारा नाम पुकार रही है। वो हार मानकर रुक गया और मुझे अपनी ओर आते देखने लगा। धीमी आवाज़ में उसने कहा कि मैं दोबारा उसका नाम ना लूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब उसने मुझे बताया कि युद्ध शुरू होते ही उसने बेल्जियम की रक्षा के लिए फ़ौज में भर्ती होने का निश्चय किया। वो बेल्जियम निवासी था, पर जैसे ही उसने तोप की पहली गरज सुनी वो भाग छूटा और होलैंड की शरण में आ गया। मैंने उसकी बातों पर ध्यान ना देने का दिखावा किया। मैं चाहती हूँ तुम मेरे बाल संवार दो। सच तो यह था कि अपने सामान के आने तक अपने स्वाभाविक मान को फिर से प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस कर रही थी। फ्रेंच ने जो रकम मुझे दी थी वो 1-2 महीने के गुजारे के लिए काफ़ी थी। इस दौरान मैं पेरिस जाने का कोई तरीका निकाल सकती थी। मैंने उससे पूछा कि मैं कुछ समय के लिए कहाँ ठहर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पेरिस में कम से कम मेरा एक मित्र तो था और स्थिति सामान्य हो जाने तक वो मेरी सहायता अवश्य करेगा। 1 साल बीत गया। मैं दी हैंग में ही बस गई थी। यह सब उस बैंक अधिकारी की सहायता से हुआ जिसे मैं पेरिस में मिली थी। उसने मेरे लिए किराए पर एक घर ले लिया था और वहीं हम मिला करते थे। एक बार उसने बिना कुछ ठीक से कहे किराया देना बंद कर दिया, पर शायद उसने ऐसा इसलिए किया कि उसे मेरा रंग-ढंग महंगा और अक्षम्य लगता था। ऐसा उसने एक बार मुझसे कहा भी था। इसके उत्तर में मैंने उसे कहा था, असंयमी वो आदमी होता है जो उम्र में मुझसे 10 साल बड़ा होने पर भी अपनी खोई हुई जवानी एक औरत की टांगों के बीच फिर से पाना चाहता है। इस बात को उसने अपना अपमान समझ लिया। वैसे यही मेरा इरादा था और मुझे घर खाली करने को कह दिया। दी हैंग तब भी एक नीरस जगह थी जब मैं यहाँ बचपन में आई थी, और अब पड़ोसी देशों में उग्र होते युद्ध की वजह से यहाँ की रात की रौनक समाप्त हो चली थी। हर चीज़ पर राशन लागू था। शहर बूढ़ों का घर बन गया था, जासूसों का अड्डा, जहाँ एक बड़ा सा शराब घर था जिसमें घायल और फौजी
भगोड़े शराब में अपने दुख डुबोना चाहते थे और वहाँ नशे से झगड़ते होते जो किसी की मौत के बाद ही समाप्त हुआ करते थे। मैंने कई नृत्य प्रदर्शनों का आयोजन करने का भरसकर प्रयत्न किया जो प्राचीन मिस्र की नृत्य शैली पर आधारित होने थे, क्योंकि प्राचीन मिस्र की नृत्य शैली की जानकारी किसी को नहीं थी और आलोचक उसकी सच्चाई पर विवाद खड़ा नहीं कर सकते थे। मैं यह सरलता से कर सकती थी, मगर परिस्थिति ऐसी थी कि थिएटर में दर्शकों का अभाव था, इसलिए किसी ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। पेरिस एक ऐसा सपना बनकर रह गया था जो पहुंच से बहुत दूर था, पर मेरी असली मंजिल वही थी, ऐसा अकेला शहर जहां मुझे मनुष्य होने का एहसास होता था और हर चीज़ मायने रखती थी। वहां मुझे सब करने की छूट थी, वो जो स्वीकृत था और वो भी जो अपराध था। वहाँ के बादल तक अलग थे, लोगों की चाल में शालीनता थी और बातचीत यहाँ दी होंग की नाई की दुकानों में होने वाली रूखी बातचीत से 1000 गुना अधिक रुचिकर थी। दी हैंग में लोग अधिक बात नहीं करते थे, कहीं कोई सुनकर पुलिस में शिकायत ना करते। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बातों से देश की तटस्थ छवि की निंदा की भनक पर कार्रवाई ना हो जाए। मैंने मॉरिस वॉन स्टोन के बारे में स्कूल के कुछ दोस्तों से पूछताछ की जो अब एम्स्टर्डम में रहते थे, पर वो तो जैसे अपनी मेहंदी की तकनीक और बेहुदा फ्रेंच लहजे के साथ धरती से गायब ही हो गया था। अब मेरे यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता था, वो यह कि किसी भी तरह जर्मन मुझे पेरिस तक पहुँचा दे। इसलिए मैंने फ्रेंच के मित्र से मिलने का फैसला किया। पहले मैंने उसे एक संदेश भेजा जिसमें विस्तार से अपने बारे में लिखा और अपनी मदद करने की प्रार्थना की, ताकि मैं उस शहर में लौट सकूं जहां मैंने अपने जीवन का काफ़ी हिस्सा बिताया था। उस लंबे अंधकार में समय में मेरा जितना भी वजन बढ़ गया था अब नहीं रहा था। मेरे कपड़े होलैंड पहुंच ही नहीं सके। अगर अब आ भी जाते तो बेकार ही साबित होते। पत्रिकाओं के अनुसार फैशन बदल चुका था, इसलिए मेरी सहायक ने मेरे लिए सब कपड़े नए खरीद कर दे दिए थे। कपड़े पेरिस के स्तर के तो नहीं थे, पर कम से कम हिलने डुलने में उधड़ते नहीं थे। दफ्तर में प्रवेश होते ही मैंने देखा एक आदमी जो हर उस विलास की वस्तु के बीच बैठा था जो डच लोगों को भी उपलब्ध नहीं थी। विदेशी सिगरेट और सिगार, यूरोप के हर कोने से आई शराब, चीज़ और मांस जो शहर के बाजार में राशन पर था। सुनहरी जाली की किनारी वाली महोगनी लकड़ी से बनी टेबल के पीछे बैठा वो आदमी बेहतरीन पोशाक पहने था। उसमें विनम्रता उन जर्मन लोगों से अधिक थी जिनसे मैं अब तक मिली थी। हमने एक दूसरे का अभिवादन किया और उसने पूछा कि मुझे उससे मिलने के लिए आने में इतना समय कैसे लग गया। मुझे नहीं पता था कि आपको मेरे आने की आशा थी, फ्रेंच। उसने बताया था कि तुम 1 साल पहले आओगी। वो खड़ा हो गया, फिर पूछा कि मैं क्या पीना पसंद करूंगी। मैंने सौंफ की शराब चुनी जो राजदूत ने अपने हाथों से बोहेमिया क्रिस्टल के गिलास में डालकर मुझे सौंप दी। दुर्भाग्य से फ्रेंच अब हमारे बीच नहीं रहा। वो फ्रांसीसियों के एक कायराना हमले में मारा गया। मुझे जितनी थोड़ी बहुत जानकारी थी उसके अनुसार अगस्त 1914 में जर्मनी ने बेल्जियम की सीमा पर तेज़ी से हमला किया। शीघ्रता से पेरिस पहुंचने का विचार, जैसे कि उस पत्र में भी लिखा था जो मुझे सौंपा गया था, अब एक दूर का सपना बन चुका था। हमने हर पहलू पर विचार कर अच्छी योजना तैयार की थी। मेरी बातों से आप उफ तो नहीं रहे हैं? मैंने कहा कि वो कहता रहे।
हाँ, मैं उब रही थी, पर मैं अतिशीघ्र पेरिस पहुंचना चाहती थी और मैं जानती थी कि मुझे इसकी सहायता की आवश्यकता है। जब से मैं दी हैंग पहुंची हूँ, तब से एक बहुत कठिन चीज़ मुझे सीखनी पड़ी है, सब्र की कला। राजदूत ने मेरी उचाट चेहरे पर नज़र डाली और जो कुछ भी अब तक घटा था उसे कम शब्दों में बयान करने का प्रयत्न करने लगा। उन्होंने फौज की 60 डिवीज़न पश्चिमी की तरफ तेज़ी से फ्रांस के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए रवाना कर दी थी, जो पेरिस से 50 किलोमीटर पीछे तक जा पहुंची थी। मगर डिवीज़न के जनरल यह नहीं जानते थे कि जनरल कमांड ने हमले की कौन सी योजना तैयार की थी, इसलिए फौज को वहां तक पीछे हटना पड़ा। बेल्जियम सीमा से सटे क्षेत्र तक जहां वो अब मौजूद हैं। लगभग 1 साल तक वो वहां से आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि हर बार दोनों तरफ के सैनिक बड़ी संख्या में हताहत हो रहे थे, मगर किसी ने भी हथियार नहीं डाले। जब यह युद्ध समाप्त हो जाएगा, तब मुझे विश्वास है कि फ्रांस के छोटे से छोटे गांव में किसी न किसी सैनिक की समाधि जरूर बनेगी। वो लगातार सैनिकों को हमारी तोपों के सामने भेजे जा रहे हैं और हमारी तोपें उनके चीथड़े उड़ा रही हैं। उसके चीथड़े उड़ा रही हैं कहने की तरीके ने मुझे झंझोर कर रख दिया और उसने मेरी घृणा को भांप लिया। ठीक है, तो इसे यूँ कह सकते हैं कि जितनी शीघ्र यह बुरा सपना समाप्त होगा उतना ही अच्छा होगा। इंग्लैंड उनका साथ दे रहा है और हमारे मूर्ख सहयोगी ऑस्ट्रियावासी रूसियों को आगे बढ़ने की से रोकने में पूरा जोर लगा रहे हैं। तब भी अंत में जीत हमारी ही होगी, पर फिर भी इसके लिए हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरी सहायता? एक युद्ध रोकने के लिए? वो युद्ध जिसके बारे में मैंने पढ़ा है और दी हैंग के रात्रि भोज में सुना है। उस सब के अनुसार तो हजारों लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। यह किस बात की तरफ संकेत कर रहा है? अचानक मुझे फ्रेंच की चेतावनी याद आ गई, जो मेरे जहन में गूंज उठी। क्रैमर के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार मत करना। मेरा जीवन हालांकि और कितना बुरा हो सकता था। मेरे पास पैसा नहीं थे मेरे पास पैसे नहीं थे, रात काटने की कोई जगह नहीं थी और कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। मैं जानती थी कि वो क्या प्रस्ताव रखने वाला था, पर मुझे विश्वास था कि मैं उस जाल से निकलने का रास्ता ढूंढ निकालूंगी। अपने जीवन में कई बार मैं बच निकलने में सफल रही हूँ। मैंने उससे सीधे मुद्दे पर आने के लिए कहा। कार्ल क्रैमर का बदन तन गया और अचानक उसका स्वर बदल गया। अब मैं वो मेहमान नहीं रह गई थी जिससे आवश्यक मामलों पर बात करते समय उसे सभ्यता से व्यवहार करने की दरकार थी। वो मुझसे ऐसे व्यवहार करने लगा जैसे कि मैं उसकी कर्मचारी हूँ। तुमने जो लिख कर भेजा था उसके अनुसार मैं समझता हूँ कि तुम्हारी इच्छा पेरिस जाने की है। मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा सकता हूँ। मैं तुम्हें 20,000 फ्रैंक का भत्ता भी दिलवा सकता हूँ। यह काफ़ी नहीं है, मैंने उत्तर दिया। जैसे जैसे तुम्हारे काम का कौशल बढ़ता नजर आने लगेगा और तुम्हारी परीक्षा की अवधि समाप्त हो जाएगी, तब यह रकम हिसाब में शामिल कर ली जाएगी। चिंता मत करो, हमारी जेब हर आवश्यकता के अनुसार बहुत गहरी है। बदले में मुझे हर तरह की जानकारी चाहिए जो तुम्हें वहाँ से मिले, जहाँ तुम आमतौर पर जाया करती हो। आमतौर पर जाया करती थी, मैंने मन में सोचा, क्योंकि 1 डेढ़ साल बाद पेरिस में मुझे लोग जानने किस तरह स्वीकार करेंगे, विशेषकर जबकि मेरे बारे में अंतिम समाचार अगर किसी ने सुना था तो वह था कि मैं बहू से नृत्य प्रदर्शन के लिए जर्मनी जा रही थी। क्रैमर ने एक दराज से 3 बोतलें निकालकर मुझे थमा दी। यह अदृश्य स्याही है, जब भी कोई सूचना मिले इसका इस्तेमाल करो और कप्तान हॉफमैन को भेज दो। तुम्हारे प्रभारी वही हैं। कभी अपने नाम के हस्ताक्षर मत करना। उसने एक सूची उठाई, ऊपर से नीचे तक उसमें कुछ देखा
और किसी चीज़ पर निशान लगा दिया। तुम्हारा कोड नाम H21 होगा, याद रखना। इसे तुम सदा हस्ताक्षर इस नाम से करोगी, H21। मैं ठीक से नहीं समझ पा रही थी यह मजाक था, खतरनाक था या मूर्खता थी। कम से कम वो लोग एक अच्छा नाम तो चुन सकते थे, ना कि यह छोटा नाम जो ट्रेन का सीट नंबर अधिक लग रहा था। एक दूसरे दराज से उसने 20,000 फ्रैंक निकालकर और नोट की गड्डी मुझे थमा दी। सामने के कमरे में बैठे मेरे कर्मचारी तुम्हारे पासपोर्ट, आज्ञा पत्र और जाने का सब प्रबंध कर देंगे। तुम समझ ही सकती हो कि युद्ध के समय सीमा पार करना संभव होता है, इसलिए दूसरा तरीका है पहले लंदन जाना और वहाँ से उस शहर जहाँ शीघ्र ही हमारी फ़ौज उस स्मारक के नीचे से गुजरेगी जो आलीशान तो है पर उसका नाम मूर्खता में रखा गया है, आर्क डे ट्राइओम्फ। जब मैं क्रैमर के दफ्तर से निकली तब मेरे पास वो सब था जिसकी मुझे आवश्यकता थी। पैसा, 2 पासपोर्ट और आज्ञा पत्र। पहला पुल पार करते ही मैंने अदृश्य स्याही की बोतलें खाली कर दी। ऐसी चीज़ें उन बच्चों के लिए होती हैं जो युद्ध का खेल खेलना पसंद करते हैं, पर जिन्हें कल्पना भी नहीं होती कि बालिग लोग उसे बहुत गंभीरता से ले लेंगे। इसके बाद मैं फ्रांस के दूतावास गई और वहाँ मामलों में प्रभारी से जवाबी जासूसी विभाग के प्रमुख से मिलने की आज्ञा मांगी। उसका उत्तर अविश्वास भरा था। उनसे क्यों मिलना चाहती हो? मैंने कहा कि यह निजी मामला है जिसका वर्णन मैं कर्मचारियों से नहीं करना चाहती। उसे मेरी बात गंभीर लगी होगी क्योंकि शीघ्र ही मैं उसके वरिष्ठ अधिकारियों से टेलीफोन पर बात कर रही थी। उसने अपना नाम बताया। मैं नाम बताए बिना मुझसे बात करनी शुरू की। मैंने उसे बताया कि मुझे हाल ही में जर्मन खुफिया एजेंसी ने भर्ती किया है। उसे मैंने सब विस्तार से बता दिया और पेरिस, जो मेरी अगली मंजिल थी, पहुंचकर उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने मेरा नाम पूछा, फिर कहा कि वो मेरे काम के प्रशंसक थे और जैसे ही मैं रोशनी के शहर पहुंच जाऊंगी वो मुझे आवश्यक संपर्क करेंगे। मैंने उन्हें बताया कि अभी मैं नहीं जानती कि मैं किस होटल में ठहरूंगी। चिंता मत करो, ऐसी ही बातों के बारे में पता लगाना हमारा काम है। जीवन एक बार फिर रुचिकर हो गया था। हालांकि कितना रुचिकर हो गया था इसका पता मुझे बहुत बाद में चलना था। जब मैं वापस होटल पहुंची तो बहुत हैरानी हुई क्योंकि मेरे लिए एक पत्र आया हुआ था जिसमें लिखा था कि मैं रॉयल थिएटर के एक डायरेक्टर से संपर्क करूं। मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था और मुझे ऐतिहासिक मिंश नृत्य के प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया था, अगर उसमें कोई नग्नता ना हो। मुझे लगा कि यह तो संयोग की हद है, पर यह नहीं जानती थी कि इसके पीछे हाथ किसका है, जर्मन लोगों का या फ्रांसीसियों का। मैंने आमंत्रण मंजूर करने का फैसला किया। मैंने मिंशी नृत्य को कौमार्य, उन्माद, शुद्धता और निष्ठा में बांट दिया। समाचार पत्र प्रशंसा से भर उठे, पर सिर्फ 8 प्रदर्शनों के बाद मुझे फिर ऊब ने घेर लिया और मैं उस दिन के सपने देखने लगी जब मैं पेरिस में कदम रखूंगी। मैं एम्स्टर्डम में थी और इंग्लैंड जाने के लिए ट्रेन मिलने में अभी 8 घंटे की प्रतीक्षा करनी थी, सो मैंने थोड़ा टहलने का निश्चय किया। एक बार फिर वही भिखारी मेरे सामने पड़ गया जो उस दिन अजीब सा गाना गा रहा था जिसमें थिया का वर्णन था। मैं बिना रुके आगे बढ़ गई, पर उसने अपना गाना बंद कर कहा, तुम्हारा पीछा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मैं सुंदर हूँ, आकर्षक हूँ और प्रसिद्ध भी हूँ, मैंने उत्तर दिया। पर उसने बताया कि पीछा करने वाले उस तरह के लोग नहीं थे। वो 2 आदमी थे और जैसे ही उन्हें लगा कि मैंने उन्हें देख लिया था वो रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। मुझे याद नहीं कि पिछली बार मैंने किसी भिखारी से कब बात की थी। उच्च समाज की महिलाओं के लिए ऐसा करना ठीक नहीं समझा जाता। हालांकि मुझे ईर्ष्या करने वाले मुझे अब भी एक कलाकार या वेश्या ही समझते थे।
तुमको ऐसा न लगता हो पर यहाँ तुम स्वर्ग में हो सकता है हूबहू लगे पर कौन सा स्वर्ग हूबहू नहीं होता। मैं जानता हूँ कि तुम शायद जोखिम भरे काम की तलाश में हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी गुस्ताखी माफ़ कर दोगी, पर लोग आमतौर से उसके लिए आभारी नहीं होते जो उनके पास होता है। मैंने उसकी सलाह के लिए उसे धन्यवाद दिया और अपनी राह पकड़ ली। यह किस तरह का स्वर्ग था जहाँ कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी रुचिकार नहीं होता था। मैं खुशी नहीं ढूंढ रही थी, पर वो जिसे फ्रांसीसी ला वरेवी कहते थे, एक सच्चा जीवन जिसमें बयान ना किया जा सकने वाली खूबसूरती और गहरी निराशा के अपने पल हो, वफादारी और धोखे के लम्हे हों और उसके अपने भय और शांति के पल हों। जब भिखारी ने मुझे बताया कि मेरी पीछा किया जा रहा है, तब मुझे लगा कि मैं अब जो चरित्र निभा रही हूँ वो उन सब चरित्रों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आज से पहले मैंने अदा किए थे। मैं वो थी जो दुनिया का भाग्य बदल सकती थी, फ्रांस को युद्ध जितवा सकती थी, यह जताते हुए कि मैं जर्मनी के लिए जासूसी कर रही थी। पुरुष समझते हैं कि ईश्वर एक गणितज्ञ है, पर ऐसा नहीं है। अगर ईश्वर कुछ होगा तो वो शतरंज का खिलाड़ी होगा जो अपने विरोधी की हर अगली चाल को भांपकर उसे हराने के लिए अपनी रणनीति तैयार करता है। और वो मैं थी, माता हरी, जिसके लिए उजाले का हर पल और अंधेरे का हर पल एक समान था। मैं अपनी शादी से बच निकली थी, अपनी बेटी की संरक्षण नहीं पा सकी थी। हालांकि मैंने कुछ लोगों से सुना था कि वो मेरी तस्वीर अपने खाने के डिब्बे पर छुपाकर रखती थी। इतने सबके बाद भी मैंने ना तो कभी कोई शिकायत की और ना ही एक जगह थम कर रह गई। जब मैं नॉर्मैंडी के तट पर एस्ट्रक के साथ पत्थर फेंक रही थी, तब मुझे लगा कि मैं सदा से ही युद्धों का सामना करती रही हूँ, क्योंकि वो सब जीवन का हिस्सा थे। स्टेशन पर मेरी 8 घंटे की प्रतीक्षा शीघ्र बीत गई और शीघ्र ही मैं ट्रेन में वापस सवार हो गई और ब्राइटन पहुंच गई। इंग्लैंड में कदम रखते ही मुझसे पूछताछ शुरू हो गई। स्पष्ट था मेरी पहचान पहले ही कर ली गई थी, शायद इसलिए कि मैं अकेली यात्रा कर रही थी, या शायद जो मैं थी उस वजह से, या फिर जो सबसे ज़्यादा संभव था वो यह कि फ्रांस की जासूसी सर्विस ने मुझे जर्मन दूतावास में जाते देख लिया था और अपने सभी सहयोगी देशों को सचेत कर दिया था। मेरी उस टेलीफोन पर हुई बातचीत की किसी ने कोई जानकारी नहीं थी, ना ही उस देश के लिए मेरे समर्पण की जहां मैं जा रही थी। अगले 2 सालों में मैं कई बार यात्रा करने वाली थी, उन देशों में जहां मैं पहले कभी नहीं गई थी। हर बार यात्रा से जर्मनी लौटती अपनी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हर बार ब्रिटिश अधिकारी कड़ाई से पूछताछ करते थे, जबकि सब जानते थे, हर कोई जानता था कि मैं फ्रांस के लिए काम कर रही थी। मैं आकर्षक पुरुषों से सबसे प्रसिद्ध रेस्तराओं में रात्रि भोजों के दौरान मिलती रही और ऐसे ही मेरी नज़र उससे मिली जो मेरा एकमात्र सच्चा प्रेम बन गया, एक रूसी जो मस्टर्ड गैस की वजह से, जिसका नाम अंधाधुंध इस्तेमाल इस युद्ध में किया गया था, अपनी आंखों की रोशनी गंवा चुका था और इसके लिए मैं कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। मैं अपना सब कुछ खतरे में डालकर उसके ही लिए बिटेल गई थी। अब मेरे जीवन को एक नया अर्थ मिल गया था। हर रात जब हम सोने की तैयारी करते, तब मैं सॉन्ग ऑफ सग्स की ये पंक्तियाँ गुनगुनाया करती थी। मैं रात सेज पर ढूंढ रही है जिसकी आशिक रूह मेरी, खोजा मैंने उसको हर्षों, फिर भी मैं उसको पा ना सकूं। मैं खाक शहर की छान रही, मैं उसको ढूंढ गली गली, हर चौक चौराहे ढूंढ रही है जिसकी आशिकी रूह मेरी, खोजा मैंने उसको हर्षों, फिर भी मैं उसको पा ना सकूं। मुझको फिर चौकीदार मिले, उनसे सवाल था मेरा यही, क्या तुम्हें कहीं नज़र आया जिसकी आशिक है रूह मेरी। मैं अलग खड़ी थी, वहाँ मिली
जिसकी आशिक मैं रूह मेरी, ना बाहों का बंधन खोलूं, अब कभी उसे जाने ना दूं। और जब वो दर्द से तड़पता था तो मैं रात भर जाकर उसकी देखभाल किया करती थी, उसकी आँखों और बदन के छालों को साफ करती, उसे दर्द से आराम दिलाने का प्रयत्न रहती थी। पर उस पल जब मैंने उसे गवाह के कटघरे में देखा और उसे कहते सुना कि वो कभी भी अपने से 20 साल बड़ी औरत से प्यार नहीं कर सकता, तो एक पैनिक कटार मेरे दिल में गहरी उतरती चली गई। उसका उद्देश्य बस इतना था कि कोई उसके घावों को देखभाल करने वाला उसके पास हो। और जो भी तुमने मुझे बाद में बताया श्रीमान क्लूने, उससे स्पष्ट है कि ब्रिटेन जा सकने के लिए पारपत्र पाने की वो विनाशक कोशिश ही थी जिसने उस मर्दूद लाड़ाओं के मन में शक पैदा किया था। अब श्रीमान क्लूने, इस कहानी में मेरे पास कहने के लिए कुछ और नहीं बचा है। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि इसके बाद क्या हुआ और कैसे हुआ, और हर उस बात की तरफ से जिसकी वजह से मुझे अनुचित कष्ट झेलने पड़े, वो अपमान जिसे मुझे सहने पर विवश किया गया, वो सार्वजनिक अपमान जिसे मैंने तीसरे युद्ध परिषद के जजों के सामने झेला, और दोनों तरफ के झूठ बयान मानो जर्मन और फ्रांसीसी को एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक औरत को छोड़ नहीं सकते थे जिसका सबसे बड़ा अपराध सिर्फ इतना था कि वो एक मुक्त विचार वाली औरत है। उस दुनिया में जहाँ लोग अपने में ही सिमटते जा रहे हैं, अकेलापन चाह रहे हैं, इस सब की तरफ से श्रीमान क्लूने अगर मेरी अंतिम अपील को राष्ट्रपति अस्वीकार कर देते हैं तो बस इतनी प्रार्थना है कि कृपया इस पत्र को संभाल कर किसी तरह उस समय मेरी बेटी तक पहुंचा देना जब वो बड़ी होकर जो कुछ हुआ उसे समझने में सक्षम हो जाए। नॉन नाम है मेरा। एक बार मैं नॉर्मैंडी के समुद्र तट पर अपने उस समय के एजेंट एस्ट्रॉक के साथ थी। मैं पेरिस लौटने के बाद उससे एक ही बार जब मिली हूँ तब उसने कहा था कि देश में यहूदी विरोधी लहर जोरों पर चल रही है और मेरे साथ उसका देखा जाना खतरे से खाली नहीं था। उसने मुझे एक लेखक के बारे में बताया था, ऑस्कर वाइल्ड। उस नाटक को ढूंढने में मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई जिसका वर्णन उसने किया था। सलोमी पर किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उसे पैसा लगाए जिस प्रदर्शन को मैं बनाने जा रही थी। हालांकि मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, पर मेरी जान पहचान अब भी प्रभावशाली लोगों से थी। यह बात मैंने क्यों निकाली? मैं कैसे उस अंग्रेज़ लेखक की रचना में रुचि दिखाने लगी जिसके अंतिम दिन पेरिस में बीते थे। यहाँ उसका अंतिम संस्कार किया गया था और उसकी शव यात्रा में कोई मित्र सम्मिलित नहीं हुआ था, और उसका बस एक ही अपराध था कि वो आदमी होकर एक दूसरे आदमी से प्यार करता था। तो क्या फिर मेरे तिरस्कार की वजह भी यही थी? क्योंकि मैं भी प्रभावशाली पुरुषों और उनकी बीवियों के बिस्तर में गई हूँ, सब आनंद की कभी ना बूझ पाने वाली खोज के लिए। इसका दोष मुझ पर कभी किसी ने नहीं लगाया, क्योंकि तब उन्हें ही मेरी गवाह भी बनना पड़ता। खैर, वापस उस अंग्रेज लेखक पर आती हूँ जिसे उसके देश में कोसा जाता है और हमारे देश में अनदेखा किया जाता है। अपने लगातार सफ़र में मैंने थिएटर के लिए उसकी कई रचनाएं पढ़ी और पाया कि उसने बहुत सी कहानियां बच्चों के लिए भी लिखी थी। एक छात्र अपनी प्रेमिका के साथ नृत्य करने की इच्छा रखता था, पर वो मना कर देती है, कहती है कि वो तभी मानेगी जब वो उसके लिए एक लाल गुलाब लेकर आएगा। अब होता कुछ ऐसा है कि जहाँ वो छात्र रहता था वहाँ लाल गुलाब थे ही नहीं, बस या तो पीले थे या सफ़ेद। एक बुलबुल ने दोनों की बातें करते सुन लिया और उसका दर्द देखकर उसने उस बेचारे लड़के की सहायता करने की ठान ली।
पहले उसने सोचा कि वो एक मधुर सा गीत गाकर उसका दिल बहलाएगी। फिर सोचा कि यह तो और भी बुरा होगा। एक तो वो अकेला तिस एक तो वो अकेला तिस पर गीत सुनेगा तो उस पर उदासी छाया जाएगी। एक पास से उड़ती तितली ने पूछा कि समस्या का क्या है। यह प्यार में तड़प रहा है और उसी एक लाल गुलाब की खोज है। प्यार में तड़पना तो मूर्खता है, तितली ने कहा, लेकिन बुलबुल हर कीमत पर उसकी सहायता करना चाहती थी। एक बड़े बगीचे से बीचों बीच एक गुलाब से भरी झाड़ी थी। कृपया मुझे एक लाल गुलाब दे दो। लेकिन गुलाब की झाड़ी ने कहा कि यह संभव नहीं था और कहीं और तलाश करने को कहा। कभी उसके गुलाब लाल हुआ करते थे, पर अब सब के सब सफ़ेद हो गए थे। बुलबुल ने वही किया जो उस गुलाब की झाड़ी ने कहा था। वो उड़ती गई दूर और उसे एक बूढ़ी गुलाब की झाड़ी मिल गई। मुझे एक लाल गुलाब चाहिए, उसने कहा। मैं तो अब बूढ़ी हो चली हूँ, जवाब मिला। सर्दी ने मेरी रगों को जमा दिया है और सूरज ने मेरी पंखुड़ियों को रंगहीन कर दिया है। बस एक, बुलबुल ने विनती करी। कोई तो रास्ता होगा। हाँ, था एक रास्ता, मगर वो इतना भयंकर था कि वो बताना नहीं चाहती थी। मैं नहीं डरती, मुझे बताओ कि लाल गुलाब पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। बस एक लाल गुलाब। अभी जाओ, रात को आना और बुलबुलों का सबसे मधुर गीत गाते हुए अपनी छाती को मेरे एक कांटे पर रख कर दबाना। खून मेरे रस में पहुंचकर गुलाब को लाल कर देगा। और उस रात बुलबुल ने वही किया। वो मानती थी कि प्रेम के लिए अपने जीवन की बलि देना अनमोल था। जैसे ही आसमान में चांद नजर आया, बुलबुल ने अपनी छाती से कांटे को दबाते हुए गीत गाना शुरू कर दिया। पहले तो उसने एक आदमी और औरत का गीत गाया जो एक दूसरे से प्रेम करते थे। फिर गाया कि प्रेम में हर बलिदान उचित होता है। और इस तरह जब चांद आसमान को पार कर रहा था और बुलबुल गा रही थी, तब झाड़ी का सबसे सुंदर गुलाब उसने खून से शुष्क लाल होता जा रहा था। जल्दी करो, झाड़ी ने एक समय पर कहा। कुछ देर में सूरज निकल आएगा। बुलबुल अपनी छाती कांटों पर दबाती रही और उसी पल कांटा उसके दिल को भेद गया। फिर भी वो तब तक गाती रही जब तक उसका काम पूरा नहीं हो गया। थकान से चूर बुलबुल जानती थी कि वो मरने वाली है, फिर भी उसने सब गुलाबों में से सबसे सुंदर लाल गुलाब लिया और उसे लड़के को देने चल दिए। वो लड़के की खिड़की तक पहुंची, गुलाब नीचे रखा और दम तोड़ दिया। लड़के ने आवाज़ सुनी और खिड़की खोल दी और वहाँ उसके सामने वो वस्तु रखी थी जिसकी आवश्यकता उस समय उसे संसार के किसी भी वस्तु से अधिक थी। सूरज निकल रहा था। उसने गुलाब उठाया और अपनी प्रियतम के घर की ओर दौड़ पड़ा। लो, यही चाहिए था ना तुम्हें, पसीने से तर लड़के ने खुश होकर कहा। यह वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ, लड़की ने उत्तर दिया। यह बहुत बड़ा है और इसके सामने मेरी पोशाक की सुंदरता छिप जाएगी। मुझे आज रात नृत्य के लिए एक और प्रस्ताव मिल चुका है। परेशानी में डूबा लड़के ने गुलाब नाली में फेंक दिया, जहाँ उसे तुरंत ही एक गुजरती हुई गाड़ी ने कुचल दिया। लड़का अपनी किताबों में वापस लौट आया, जिन्होंने कभी उसे ऐसा कुछ नहीं चाहा था जो वो दे नहीं सकता था। ऐसा ही था मेरा जीवन। मैं वो बुलबुल हूँ जिसने अपना सब दे दिया और यह कहते हुए चल बसी। भवदिया माता हरी।